consolidated financial statement. This is lecture number 3. If at all, if you have missed 1 or 2 number का lecture, very strong advice, you must view from the past video. अब जब भी वीडियो से लेक्चर देखते हैं आपको क्या करना होता है पता है? डाउनलोड द वीडियो एंड इंक्रीज द स्पीड टू 1.2 1.3. ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड हम लोग सब में आगे जाते हैं. देयर इज नो रिपीटेशन टुडे क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है. एज अ टाइप ऑफ रिकैप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है. ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? बताइए टॉपिक क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये मैं हूं. कम ऑन लेट्स स्टार्ट. वेरी सिंपल वार्म अप टाइप का सम. चलिए आप लोग भी रहो मेरे साथ. आप चाहे तो क्वेश्चन का फोटो निकाल लो बिकॉज यू डोंट हैव क्वेश्चंस, बट एनीवे डोंट वरी. फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी S लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 2 है. हमको 31 मार्च का H लिमिटेड होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है. इट्स अ नॉर्मल बैलेंस शीट. शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, नॉन करंट, करंट, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट. 65% shares. Then first day of the current year, the balance sheet were as follow. Okay, profit and loss, general reserve. Holding company acquired the share on 1 October. 1 October मतलब in between the year prepare the consolidated balance sheet. So एक बात बताओ, आप भी लिखना स्टार्ट करो. ठीक है, फोटो निकालना है तो फोटो निकाल लो बिकॉज यू विल रिक्वायर द क्वेश्चन. आपको ये क्वेश्चन लगते रहेंगे. So if you are logging from computer, तो मोबाइल पर इसका फोटो निकाल के रखो बिकॉज यू रिक्वायर द क्वेश्चन. ओके, बताइए होल्डिंग कंपनी ने कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया है? 65%. व्हाट इज द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ एक्विजिशन? 1 अक्टूबर. ओके, सो ये बात ऐसे लिख के रखो. यू जस्ट राइट इट डाउन. क्या लिखना है? वही जो मैं बता रहा हूं. नंबर 1, H लिमिटेड अक्वायर्ड. नंबर 1 की भी जरूरत नहीं, जस्ट लिखना स्टार्ट करो. 65% shares on 1 October 16 and balance 35% with minority. ठीक है, इसके लिए लिख के रखे तो एक आइडिया आएगी. ये लिख के रखो और अभी हम लोग सम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, द एक्चुअल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्चुअल सॉल्यूशन. अब हम लोग एक्चुअल सॉल्यूशन शुरू करें. ठीक है, वर्किंग नंबर 1 पता है वर्किंग नंबर 1 में हम क्या बनाने वाले हैं? याद करिए, जल्दी से बोलो. वर्किंग नंबर 1 में क्या बना रहे हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट अकाउंट. वर्किंग नंबर 2 में क्या बना रहे हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट. ठीक है, वर्किंग नंबर 3 कंसोलिडेटेड जीआर. ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट के जैसा है. कंसोलिडेटेड जीआर एक स्टेटमेंट के जैसा है. एंड वर्किंग नंबर 4 consolidated P&L.
ठीक है। वर्किंग नंबर 5, वर्किंग नंबर 5 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सिडरी का जनरल रिजर्व एनपीएनएल अकाउंट बना रहे हैं। सब्सिडरी का जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। एंड उसी के नीचे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नाउ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के लिए आपके पास 3 कॉलम है, याद करिए। यूनिट 10 लाइन, एक होता है प्री, वो जनरल रिजर्व एंड पीएनएल दोनों होता है मिलकर, ठीक है। एक होता है पोस्ट, वो जनरल रिजर्व है एंड पोस्ट पीएनएल है। जितनी रिजर्व्स है उतना पोस्ट कॉलम होता है, पोस्ट जीआर, पोस्ट पीएनएल एंड सो ऑन। लेकिन प्री के लिए जीआर एंड पीएनएल कंबाइन होता है। और ये प्री पोस्ट किसके पर बेस्ड है पता है? मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स जो 1 अक्टूबर 16 है, ओके। एंड इसके बाद हमारा एक्चुअल बैलेंस शीट स्टार्ट होता है। सो आपको हर प्रॉब्लम में ये लगता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का कोई कोई लोग उसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट दो इधर लेजर अकाउंट है, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व एक स्टेटमेंट है, कंसोलिडेटेड पीएनएल एक स्टेटमेंट है, फिर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के लिए वर्किंग नंबर 5 है, और अब हम हमारी एक्चुअल बैलेंस शीट बन रही है, रियल बैलेंस शीट, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या हेडिंग दें? ये एक्चुअल बैलेंस शीट है। मैं बोलता हूं बैलेंस शीट बनाने के लिए आप चाहे तो अपना पेज को फोल्ड कर दो, फोल्ड योर पेज। क्या कर सकते हैं आप? अपना पेज को फोल्ड कर सकते हैं, हेडिंग हाफ में हेडिंग दे दो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कब की है? एज एट 31 मार्च 2017। क्लियर? ये हाफ पेज में करो, बाकी का हाफ पेज में नोट्स टू अकाउंट्स कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हाफ पेज में आप बैलेंस शीट बनाइए एंड बाकी का हाफ पेज में आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाइए। ये मेरी आइडिया है, बट देन यू टू टेक योर कॉल। ये हाफ पेज है। दिस इज योर हाफ पेज। ये हाफ पेज है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले होती है शेयर कैपिटल, ये मेरी नोट नंबर 1 में होगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये नोट नंबर 2 होगा। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक अलग से हेडिंग दे दो। ये कोई वर्किंग नंबर 2 से मिलेगा, इसे कोई नोट नहीं है, बट ये सिंगल फिगर है, वर्किंग नंबर 2। उसके बाद होगा नॉन करंट लायबिलिटी,
ठीक है, अब हम सब स्टार्ट करेंगे। अब मेरी नोट्स टू अकाउंट्स है। नोट्स टू अकाउंट में एटलीस्ट 2 नोट्स तो बना के रखे हम लोग। कौन सी 2 नोट्स बना के रखे, बाद में हम लोग आगे 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 लेके जा सकते हैं। वो 2 नोट है रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल। सो सपोज आपका पेज को हाफ पेज में बैलेंस शीट बना दिया तो बाजू में नोट्स टू अकाउंट आ सकते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हम लिखते जाएंगे। चलो शुरू करें। दीज आर योर कंप्लीट लाइंस। ये आपका कंप्लीट प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सीए करने वाले लोग, सीए में करने वाले लोग, कंपनी सेक्रेटरी, फ्यूचर में सीपीए करने वाले हैं, एसीसीए करने वाले हैं, इवन एमबीए करने वाले हैं। ये चैप्टर ध्यान से पढ़ो, ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना। एंड मैं अभी भी बोलता हूं, इफ एनी ऑफ यू मिस्ड आउट सेकंड लेक्चर, कल का था, टुडे ओनली यू सी द वीडियो, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करें। शुड आई स्टार्ट? जो लोग ने लाइन ड्रॉ कर लिया है, रेडी है, वो आर टाइप करो तो मुझे पता चले अपने को स्टार्ट करना है। आज टाइप करो आर, सो दैट आई विल कम टू नो यू आर रेडी। आर टाइप करो तो आपको लगेगा आप रेडी है। जल्दी से, एक भी आर नहीं आया है। ओके, कितना 22 आर आ गया है, वेरी गुड, देन आई विल स्टार्ट। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे स्टार्ट करेंगे। आप माइक में भी बोलना है तो बोल सकते हैं। होल्डिंग कंपनी कैपिटल तो वहां आ जाएगी सेम, सब्सिडरी 65% एंड 35% में डिवाइड हो जाएगी 10 lakhs। फिर होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व तो स्ट्रेट में हम नोट्स में लिखेंगे, बाद में बैलेंस शीट में आएगा। और सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व हम एनालिसिस करने वाले हैं। नॉन करंट लायबिलिटी एज इट इज आ जाएगा, करंट लायबिलिटी एज इट इज आ जाएगा। स्टार्ट। होल्डिंग शेयर कैपिटल 15 लाख, होल्डिंग शेयर कैपिटल 15 लाख। तो देखो मैं कैसे लिखता हूं। शेयर कैपिटल ऑथराइज कितनी है मालूम नहीं है, बट इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप। होल्डिंग कहा, शेयर्स ऑफ डैश इच, अमाउंट इज 15 लाख। और ये 15 लाख हमारे शेयर कैपिटल में आ जाएगा। होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल 15 लाख। बाद में हम रिजर्व एंड सरप्लस की नोट बनाएंगे जब उसका ट्रांजैक्शन आएगा, लेकिन मैं बना के रखता हूं रिजर्व्स एंड सरप्लस।
पता है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आने वाला है? एक तो जनरल रिजर्व आएगा, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। क्या आएगा? कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। हमने वर्किंग बनाया है ना, हमारी वर्किंग नंबर 3 से आएगा ये फिगर। फिर एक कंसोलिडेटेड पीएनएल आएगा, ये हमारी वर्किंग नंबर 4 में से आएगा। और समझो कैपिटल रिजर्व वगैरह है तो वो भी आ सकता है। ठीक है, अब नोट्स को अकाउंट बनाओ, मेरे साथ साथ में स्टार्ट करना। चले शुरू करें। सो हमारी शेयर कैपिटल, कितने लोग ने ये रिजर्व सरप्लस तक लिख दिया? तो डब्ल्यू लिखो, डब्ल्यू मैंने लिख दिया। डब्ल्यू मीन्स योर रिटर्न। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। 22 लोग ने इतना लिख दिया। ओके, सो शेयर कैपिटल लिख दिया है। ऑथराइज सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप 15 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस की नोट्स तैयार करके रखा है। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड पीएनएल। ठीक है, चलिए। सब्सिडरी का 10 लाख है, सोच के बोलो कहाँ लिखना है। सब्सिडरी का 10 लाख कहाँ लिखना है, सोच के बोलना। होल्डिंग में 65%, माइनॉरिटी में 35%। होल्डिंग में 65%, माइनॉरिटी में 35%। तो हमारा शेयर कैपिटल भी पूरा हो गया। हमारा शेयर कैपिटल पूरा हो गया होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। हमारा शेयर कैपिटल पूरा हो गया है होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अब प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग का 5 है, जनरल रिजर्व होल्डिंग का 3 है। तो देखो कहाँ लिखता हूँ, होल्डिंग का जनरल रिजर्व 3 है, ये मेरा मेन बैलेंस शीट में जाने वाला है। एंड होल्डिंग का प्रॉफिट एंड लॉस 5 है, ये हमारा मेन बैलेंस शीट में जाने वाला है। होल्डिंग का प्रॉफिट एंड लॉस 5 है, सॉरी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस 5 है, ये होल्डिंग का है, ये मेन बैलेंस शीट में जाने वाला है। एंड होल्डिंग का जनरल रिजर्व 3 लाख है। सोच के आंसर देने का। सब्सिडरी का 4 लाख एंड 1 लाख 50 का मेरा अंतिम लक्ष्य क्या होगा? व्हाट विल बी माय फाइनल ऑब्जेक्टिव? टू एनालाइज। और एनालिसिस करने के लिए देखो हम कहाँ लिखते हैं, एनालिसिस करने के लिए हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं? देखो इधर एंड में, 31 मार्च 17, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट का एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। कितना? पीएनएल 4 लाख, जनरल रिजर्व 150। पीएनएल 4 लाख, पीएनएल 4 लाख है ना, एंड जनरल रिजर्व कितना है? 150। इसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं, ये हमारे लिए मेन होगा, दिस व्यू टू एनालाइज, इसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं 4 लाख एंड 150 की। फिर क्या है, हम सीक्वेंस में जा रहे हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? नॉन करंट लायबिलिटी, 5 lakh holding, 350 subsidiary, that is 850, and current liability 2 plus 1 3 lakh। करिए, नॉन करंट लायबिलिटी 850 and current liability, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है? नॉन करंट 850 है, करंट लायबिलिटी 3 लाख है, 2 लाख होल्डिंग, 1 लाख सब्सिडरी, 3 लाख इधर हो जाएगा टोटल। ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है। अब इसी के नीचे हम लोग असेट को लंबा करें। लेट्स कंटिन्यू द असेट।
असेट को कंटिन्यू करते हैं। कैसे? assets, non-current assets, tangible, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, आजकल उसे पीपीई बोलते हैं। हमारे को पेपर में फिक्स असेट दिया है, जो भी वर्ड पेपर में देंगे हम लिखेंगे। और एक इंटेंजिबल आएगा, गुडविल है तो, ठीक है। और उसके बाद में आएगा एक करंट असेट्स। एक लाइन छोड़ दो, गुडविल है तो लिखने के लिए। देन वी हैव गॉट करंट असेट्स। लेट्स कंटिन्यू। So non-current assets, tangible, PPE. देखो ये होल्डिंग कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। My today is lecture number 3. If you have not attended lecture number 1 and 2, उसका वीडियो ऑलरेडी है, प्लीज गो थ्रू करिए। डोंट डिले, क्योंकि एवरी डे 2 आवर्स का वीडियो आप बाद में कोप अप नहीं कर पाएंगे और आगे का लेक्चर समझ नहीं आएगा तो यू विल गेट बोर्ड इन द अकाउंट। आपका अकाउंट फंडामेंटली कच्चा रह जाएगा। बट सपोज आप टॉपिक करते हो, आपको समझता है तो यू फील इंटरेस्ट। सो इट्स ऑल अप टू यू। आप टाइम पर अटेंड करिए। And if you missed, please go through video today only so that you will be with me in the subsequent lecture. क्योंकि हम कोई भी लेक्चर में अभी रिपीट नहीं करेंगे। हम एज्यूम करते हैं आपने लेक्चर सब अटेंड किया है या वीडियो से रिवाइज कर दिए है। क्या आपने लिख दिया है? असेट्स, नॉन करंट असेट्स, टेंजिबल, पीपीई दैट इज फिक्स्ड असेट, इंटेंजिबल, करंट असेट। लेट्स स्टार्ट। देखो क्या क्या है। फिक्स्ड असेट्स होल्डिंग 12 प्लस सब्सिडरी 8, 20 लाख। सोच के बताना इन्वेस्टमेंट का क्या करने वाला है। कोई माइक में बोलना चाहते हैं? क्या आप कोई माइक में बोलना चाहते हैं? इन्वेस्टमेंट का मैं क्या करने वाला हूं, जल्दी से बोलो। हम अकाउंट ओपन करेंगे, पता है ना, हमारे पास अकाउंट है। एंड करंट असेट्स 12 प्लस 10, 22 लाख। चलिए लिखो। फिक्स असेट्स 20 लाख, फिक्स असेट्स 20 लाख, फिक्स असेट्स 20 लाख, इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेगा। करंट असेट्स 22 लाख, फिक्स असेट्स 20 लाख, करंट असेट्स 22 लाख। देन इन्वेस्टमेंट ओपन अकाउंट 8 लाख। हो गया। मेरा बैलेंस शीट इज ओवर इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी बैलेंस शीट के ट्रांजेक्शन थे ना, हमने वन टाइम लिख दिया। क्वेश्चन पेपर में जितना भी ट्रांजेक्शन था हमने वन टाइम कवर अप कर दिया। अब कोई बताएंगे माइक में, अब पूरा प्रॉब्लम में पेंडिंग क्या है? क्या आप में से कोई बताएंगे पूरा प्रॉब्लम में पेंडिंग क्या है? क्या आप लोग कोई बताएंगे मुझे पूरा प्रॉब्लम में पेंडिंग क्या है? क्या आप लोग पूरा प्रॉब्लम में पेंडिंग क्या है कोई बताना चाहते हैं? जल्दी से बोलो। क्या आप लोग कोई बताना चाहते हैं पूरा प्रॉब्लम में पेंडिंग क्या है? नहीं बताना चाहते हैं एक भी स्टूडेंट? नहीं, क्योंकि ये ए डिवीजन है, हमारा बताने का आंसर देने का शान के खिलाफ है। कोई वांधा नहीं। पूरा प्रॉब्लम में पेंडिंग ये है कि मुझे ये जो प्रिंटेड फिगर है ना 150 एंड 4 लाख, उसकी मुझे एनालिसिस करनी है। ये प्रिंटेड फिगर जो 150 एंड 4 लाख है, उसकी हमको एनालिसिस करनी है। और हमारी टेक्निक क्या है एनालिसिस करने की? प्री पोस्ट में पता है ना, एनालिसिस प्री पोस्ट की करनी है कि सबसे पहला हम लोग इधर ओपनिंग रिजर्व लिखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा देते हैं। क्या आप ये फिगर लिख पाएंगे? यस। देखिए आप क्वेश्चन, opening general reserve, opening on first day of the year in the balance sheet, opening reserve was 150 and general reserve is 50. तो आप लिखिए ओपनिंग
जनरल रिजर्व 150 है और ये जनरल रिजर्व 50 है, पीएनएल बैलेंस 150 है। ठीक है, नो अदर ट्रांजेक्शन। आपके पास अभी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप इसे क्लोज करो। क्लोज करो। क्या आप में से बता सकते हैं बैलेंसिंग फिगर कितना है एंड क्या होगा? जनरल रिजर्व 1 लाख है एंड पीएनएल बैलेंस 250 है। ये क्या है? ये करंट ईयर प्रॉफिट में से है, एक करंट ईयर के प्रॉफिट में से है। सो ये जो क्लोजिंग 150 है ना, उसका बिल्टअप क्या है? उसका बिल्टअप ये है, आई हैड ओपनिंग जनरल रिजर्व ऑफ 50, देन करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस में से 1 लाख आया, दैट मेक्स एंडिंग में 150। ये क्लोजिंग पीएनएल 4 लाख का क्या बिल्टअप है कि क्लोजिंग में जो एंडिंग में हमारे पास बैलेंस शीट में बचा है, इट इंक्लूड्स ओपनिंग 150 एंड करंट ईयर का 250। आई रिपीट, क्लोजिंग 4 लाख जो बैलेंस शीट में बचा है, इट इज बिल्ट आउट ऑफ 150 ओपनिंग एंड 250 करंट ईयर का। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट एनालिसिस। ये प्री एंड पोस्ट का चक्कर क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले सब्सिडरी कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट कमा के रखा है, हमारे लिए प्री है। डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले सब्सिडरी ने कोई भी प्रॉफिट कमा के रखा है तो वो प्री है। चलिए एनालिसिस करिए, स्टार्ट। सबसे पहला ओपनिंग जनरल रिजर्व 50। ओपनिंग जनरल रिजर्व 50, क्या आप मुझे कोई बताना चाहते हैं मैंने प्री में क्यों लिखा? क्या किसी को आंसर देना है? ए डिवीजन कि तुम्हारे स्टार्ट ऑफ द सामने? ईयर में, इसीलिए वेरी, प्री में ही क्योंकि आएगा। क्योंकि वो 1 अक्टूबर के पहले का है, राइट? यस। बिल्कुल। सो ओपनिंग जीआर के बाद में उसके पड़ोसी फिगर क्या है? पीएनएल। ओपनिंग पीएनएल, वेरी गुड। बताओ इसको भी प्री में क्यों लिखा? सेम 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 आंसर, रीजन। क्योंकि 1 अक्टूबर के पहले का है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। करंट ईयर जीआर उसको क्या करो? डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, बेस्ड ऑन व्हाट? टाइम। क्योंकि बराबर है, ये जो करंट ईयर का जनरल रिजर्व 1 लाख है वो कब से कब तक का होगा? करंट ईयर का जनरल रिजर्व या करंट ईयर का पीएनएल 250 है, वो कब से कब तक की डेट का है? कब से कब तक की डेट का है? पूरा ईयर का। पूरा ईयर मतलब फुल ईयर। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और हमने कंपनी बीच में 1 अक्टूबर की खरीदी है। हमने तो कंपनी 1 अक्टूबर में परचेस किया है ना, तो मुझे डिवाइड करना होगा। 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब क्या? कौन सा 6 मंथ प्री, कौन सा 6 मंथ पोस्ट? अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ प्री एंड अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ पोस्ट। तो 1 लाख को जनरल रिजर्व को डिवाइड कर दो। क्या ये मैंने लिखा है वो सही है? यस सर। ओके गुड। और क्या है? करंट पीएनएल, उसके लिए भी मैं क्या करूं? डिवाइड सर 50-50। अप्रैल में जून टू सितंबर 6 मंथ प्री और 6 मंथ पोस्ट। करेक्ट। दैट मीन्स मैंने ओपनिंग एनालाइज किया, करंट ईयर का एनालाइज किया, दोनों का टोटल ही तो ये होता है क्लोजिंग वाला 150 एंड 4 लाख। हमारा अंतिम लक्ष्य क्लोजिंग फिगर का एनालिसिस करना, तो वही तो है। आप जब टोटल मारेंगे ना तो अपने आप समझ जाएगा। पोस्ट पीएनएल 125, 50 और ये कितना हो गया? 375। आपको पता है टोटल कितना होगा ये तीनों मिलाकर? 550। 550। और वो 550 इज नथिंग बट व्हाट, पता है? ये जो क्लोजिंग 150 एंड 450 है ना, वो। चलिए आगे, अभी क्या करेंगे? अब आप होल्डिंग का 65% एंड माइनॉरिटी का 35% ऐसे डिवाइड करो। होल्डिंग का 65%, माइनॉरिटी का 35% डिवाइड कर दो। सो 3,75,000 इंटू 65%।
243,750 और 35% 131,250। मेरे पास कैलकुलेटर है, आई एम डूइंग विद द कैलकुलेटर, देख सकते हैं आप। सेम वे 50,000 का डिवाइड करो 65%, 35%, 1,25,000 को डिवाइड करो 65%, 30%। मैंने कैलकुलेटर से डिवाइड किया है। मैंने कैलकुलेटर से डिवाइड कर दिया है। ओके, अब बताओ होल्डिंग का जो प्री है 243,750 कहाँ आएगा? होल्डिंग का प्री कहाँ आएगा? होल्डिंग का प्री इन्वेस्टमेंट में जाएगा। कहाँ आएगा? इन्वेस्टमेंट में मैच करेंगे। अच्छा, होल्डिंग का पोस्ट कहाँ आएगा? 32,481,250 वो मेन बैलेंस शीट में आएगा, बट वो पहले हम वर्किंग नंबर 3 एंड वर्किंग नंबर 4 में लिखते हैं, कंसोलिडेटेड जीआर एंड कंसोलिडेटेड पीएनएल, फिर वहां से मेन बैलेंस शीट में लिखते हैं। चलिए लिखे 243,750, 243,750 क्या है ये? प्री प्रॉफिट, उसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। अब प्री प्रॉफिट के बदले में कैपिटल प्रॉफिट नाम दे सकते हैं, ठीक है। 243,750 और 32,481,250, 32,400 जीआर क्या लिखो इधर? कहां से आया? फ्रॉम सब्सिडियरी। 32,481,250 कहां से आया? फ्रॉम सब्सिडियरी। सो 243,750 प्री प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, वाइल 32,481,250 पोस्ट है। जनरल रिजर्व में ऐड कर दिया, कंसोलिडेटेड पीएनएल में ऐड कर दिया, वो मेन बैलेंस शीट में आएगा। एंड माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में आ जाएगा। टोटल कर दो 131,250 प्लस 17,400 प्लस 43,750। टोटल मार के बताओ कितना हो गया? 131,250 प्लस 17,400 प्लस 43,750, 192,400। सो वो आ गया बाय जनरल रिजर्व एंड पीएनएल 192,400। अब ब्रेकअप देना है तो दे दो ना, ब्रैकेट में जगह है तो आपके पास कि कैसे लाए। 131,250 प्लस 17,400 प्लस 43,750 ऐसे कंबाइन हो गया 192,400। 131,250 प्लस 17,400 प्लस 43,750। क्या सम खत्म हो गया? यस। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो, जो भी डिफरेंस है गुडविल कैपिटल रिजर्व माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में लिख दो, कंसोलिडेटेड जीआर एंड कंसोलिडेटेड पीएनएल पहले रिजर्व सरप्लस में लिखो, फिर वहां से बैलेंस शीट में लिखो। सम इज ऑलरेडी ओवर, हमारा सम ऑलरेडी ओवर हो गया है। लेट्स स्टार्ट। टोटल मारो 893,750। प्लीज टोटलिंग चेक करते जाना। सो बताइए डिफरेंस कितना आ गया? 93,750। क्या आप मुझे बता सकते हैं डिफरेंस क्या है? कैपिटल रिजर्व। फिर आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अकाउंट का टैली कर दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अकाउंट को टैली कर दो, देखो टोटल क्या है। $542,500। प्लीज चेक कर दो ये राइट है टोटली। बैलेंस माने बैलेंस शीट में आ जाएगा। ओके, फिर कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व 3 लाख
32,400. फिर कंसोलिडेटेड P&L 5,81,250. लिख डालो ये सब फिगर मेन अपनी बैलेंस शीट में या जहां भी लिखना है. So capital reserve 93,750 कहाँ लिखूं? इधर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में 93,750. कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दो 93,750. माइनॉरिटी इंटरेस्ट 542,500. माइनॉरिटी इंटरेस्ट 542,500 मेन बैलेंस शीट में फ्रॉम वर्किंग नंबर 2 में से 542,500. उसके पहले कैपिटल रिजर्व मैंने 93,750 लिख दिया. बाद में जनरल रिजर्व एंड P&L वो रिजर्व सरप्लस में लिखो 332,500. 332,500 एंड P&L में कितना था? कंसोलिडेटेड P&L में 581,250. बस टोटल मार दो. टोटल मार दो रिजर्व एंड सरप्लस का. देखो कंसोलिडेटेड GR, कंसोलिडेटेड P&L, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. $10 lakh. प्लीज टोटलिंग चेक कर लो. रिजर्व एंड सरप्लस 10,07,500. बैलेंस शीट का टोटल चेक करिए. $42 lakh. यस, बैलेंस शीट टैली हो रही है विथ 42 lakh फिगर. 42 lakh. ये अपनी बैलेंस शीट है. 42 lakh. कंसोलिडेटेड GR, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला सम खत्म हो गया. अभी हम नेक्स्ट सम पर चलते हैं. चलिए फास्ट. जो लोगों ने कर दिया है तो O4 ओवर टाइप करो वर्किंग में, मतलब तुम्हारी उसमें तो मुझे समझ में आ जाएगा. Those who have finished O4 ओवर लिखो. जो लोग ने कर दिया O4 ओवर लिखो. वेल 22 पीपल. फास्टेस्ट यशवी है आज. यशवी है, आयुषी है, मुदित है, ऋत्विक है, तनिष्क है, और भी लोग होंगे बट वो मेरे में नहीं दिख रहा है. दीपम भी है. या तनिष्क दीपम भी है. वेरी गुड, बहुत अच्छा. गुड गुड गुड. हम लोग नेक्स्ट सम पर चल रहे हैं. प्रतीक भी है. चलिए नेक्स्ट सम पर. ये सेकंड सम था. अब थर्ड सम खुद घर पे करना. क्वेश्चन 3 खुद घर पे करना. मैं एक अच्छा सम पर चल रहा हूं एंड वो है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये?
7। ये क्वेश्चन 7 पर चलते हम लोग, ठीक है, मेरे साथ में रहो। Following are the balance sheet of holding and subsidiary on March 17. Share capital of 100 each, capital reserve, profit and loss, non-current liability, current liability. Okay. Investment, non-current asset, 16,000 shares. क्या बता सकता है सब्सिडरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? सब्सिडरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर, नंबर पूछा है मैंने, नंबर 20 लाख रुपीस है, मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो 20,000 नंबर है, उसमें से हमारे पास 16,000 है, 16,000 आउट ऑफ 20,000। परसेंटेज वाइज बताइए जरा, परसेंटेज वाइज कितना हो गया? 80%, या हमारे पास 80% है, तो 20% कहाँ है? माइनॉरिटी के पास, ठीक है। H Limited acquired shares on 1st August. So how many months pre? April, May, June, July. 4 months pre. 8 months post. ठीक है। Now opening balance in P&L was 12 lakh. Opening balance है। याद रखना, हमको सब्सिडरी का प्रॉफिट एनालाइज करना होता है। सब्सिडरी का जो 18 लाख है ना, उसे हम एनालिसिस करेंगे। But S Limited has also distributed dividend 30 September, 31st May. ठीक है। All dividend received by holding were recognized as a income. इसका मतलब मैं समझाएगा, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। आज के बाद, अभी के बाद तुम देखेंगे, फोटो निकाल लो पहले, तो आपको क्वेश्चन का निकालना है तो, क्योंकि आपको क्वेश्चन रखते रहता है ना, आप फोटो निकाल लो ना, मैं भी निकाल के रखता हूँ, ताकि हम लोग को बार बार फिर क्वेश्चन में आना ना पड़े। क्या आप क्वेश्चन 7 का फोटो निकाल के रखना चाहते हैं? सपोज आपने लैपटॉप से लॉगिन किया है, तो यू गॉट लैपटॉप एंड मोबाइल, तो मोबाइल से एक फोटो निकाल लो ना, बाद में आपको टाइम मिले तो प्रिंट आउट कर लेना। आज दोस्तों मिस्ड अर्लियर लेक्चर में बार बार बताते रहता हूँ, प्लीज आप वीडियो देख लो। आप अभी नहीं देखेंगे ना, बैकलॉग बढ़ जाएगा, फिर आपका टॉपिक पूरा चला जाएगा, आपका पूरा पढ़ाई वेस्ट हो गई, यू आर फॉर नो रीजन इन कॉमर्स, फिर ऐसा मीनिंग बन जाएगा, क्योंकि बाद में आप कंपनी का कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। फॉरगेट अबाउट द जॉब, ठीक है। अब हम सम स्टार्ट करते हैं, चलिए आप लोग भी मेरे साथ में स्टार्ट करो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी स्टार्ट करो और मैं भी कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला काम कि एच में क्या अक्वायर किया है, तो लिखो, लिखना स्टार्ट, सॉल्यूशन है ये। एच लिमिटेड अक्वायर्ड, दिस इज योर पार्ट ऑफ आंसर, 16,000 out of 20,000 shares, that is 80%, कभी on 1 August 16, balance 20% with minority। ये सबसे पहले लिखो, ठीक है। इसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, आप भी स्टार्ट करो। हमारी वर्किंग नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मैं सब समझाएगा, डिविडेंड का जो भी है, कल के प्रॉब्लम में आया था, बट आई विल रिपीट अगेन टुडे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारी वर्किंग नंबर 2 है। फिर वर्किंग नंबर 3 में आएगा कंसोलिडेटेड जीआर, बट जनरल रिजर्व तो है ही नहीं, सो कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व करना है क्या, कि डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख दूं कैपिटल रिजर्व, क्योंकि सब्सिडरी में तो है ही नहीं। कंसोलिडेटेड पीएनएल,
5-6 लाइन देने दो, 5 लाइन तो पक्का है। ठीक है, मैंने कैपिटल रिजर्व नहीं बनाया। कोई बता सकते हैं क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सब्सिडरी में है ही नहीं ना इसके लिए। हम ये कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे, एक ही है इसके लिए। इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट से और कोई कैपिटल रिजर्व आएगा तो उसमें प्लस कर देंगे, गुडविल आएगा तो वहीं से माइनस कर देंगे। कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या तो कैपिटल रिजर्व वर्ड होता है या तो गुडविल होता है, दोनों नहीं होता है। ठीक है, चले अभी वर्किंग नंबर 4 एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करना है, याद है ना? वर्किंग नंबर 4 में मुझे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करना है। याद रखना, हम लोग हमेशा सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही है 6 लाइन, एंड इसके नीचे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। पता है ना, ये 15 लाइन रखते हैं। ये किसके पर बेस्ड होता है? ये किसके पर बेस्ड होता है? डेट ऑफ एक्विजिशन। वैसे है कौन सी डेट ऑफ एक्विजिशन? 1 अगस्त 16। याद करिए कितनी कॉलम करते हैं? प्री पोस्ट। जनरल रिजर्व नहीं है, सो प्री पीएनएल एंड पोस्ट पीएनएल। जनरल रिजर्व नहीं है। कैपिटल रिजर्व तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखेंगे क्योंकि सब्सिडरी में है ही नहीं। हमेशा हम सब्सिडरी का प्रॉफिट एनालाइज करते हैं, वो भूलना मत। व्हाट वी एनालाइज इज प्रिंटेड सब्सिडरी फिगर। हम जो प्रॉफिट की एनालिसिस करते हैं वो सब्सिडरी का प्रॉफिट की एनालिसिस करते हैं। सब्सिडरी की प्रॉफिट एक ही है, पीएनएल। वर्किंग नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वर्किंग नंबर 3 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, वर्किंग नंबर 4 सब्सिडरी का पीएनएल अकाउंट। जीआर होता है तो 2 कॉलम होती है, जीआर एंड पीएनएल। ठीक है, ओके। अब हमारा मेन बैलेंस शीट, एक्चुअल आंसर। अब हमारा एक्चुअल आंसर एच लिमिटेड ग्रुप का रियल बैलेंस शीट। अब चाहे तो बैलेंस शीट के लिए पेज फोल्ड कर दो। पेज फोल्ड क्यों करने का? हाफ पेज में बैलेंस शीट, बाकी के हाफ पेज में नोट्स अकाउंट्स, या तो फिर वन आफ्टर द अदर लिखना पड़ता है। वन आफ्टर द अदर में हमको समझता नहीं है कि कितनी लाइन छोड़ना है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 17। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट कॉलम बैलेंस शीट का। नोट्स, ठीक है। So particulars, note number and amount, equity and liabilities, shareholders fund, share capital, reserves and surplus, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिलेगा कहाँ से? वर्किंग नंबर 2 से। ठीक है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी।
चलो, इतना लिखने के बाद हमेशा हम सम स्टार्ट करते हैं। फिर उसके नीचे या तो साइड पर, जैसे मैंने बोला, हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। ये हमारा नोट्स टू अकाउंट है। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल लिखते हैं। याद रखना, होल्डिंग किया, सपोज ऑथोराइज्ड है तो वो लिखते हैं, मोस्टली देते नहीं है तो फिर इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप लिखते हैं। इतना लिखने के बाद हम सम स्टार्ट करते हैं। बस, लाइन हम पहले से इतनी बना के रखते हैं। आप देखो, इतनी लाइन पहले से बना के रखते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये प्रॉब्लम है, कंसोलिडेटेड जीआर नहीं है, ठीक है। वीओ सब्सिडरी का पीएनएल है, उसकी एनालिसिस करेंगे। फिर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट होगा। ओनली दो ही कॉलम है, प्री पीएनएल, पोस्ट पीएनएल, क्योंकि जीआर नहीं है। जीआर होता है तो पोस्ट जीआर भी बनता है। जितना रिजर्व उतनी एक कॉलम बनती है पोस्ट की, प्री के लिए तो एक ही कॉलम बनती है। फिर बैलेंस शीट है, एट लिमिटेड ग्रुप, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। इक्विटी लायबिलिटी, शेयरहोल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व्स, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड सो ऑन। क्या हम शुरू करें? इफ यू आर रेडी विद द लाइंस, आर टाइप करो। आर माने रेडी। वेरी गुड। 23 स्टूडेंट मेरे साथ में है, वेरी गुड, वाओ। इतने बच्चे लोग तो फिर वीडियो क्यों ऑन नहीं करते हैं जब बोलते हैं तब? चलो शुरू करें। क्या आप लोग ने फोटो निकाल लिया है? जैसे हम शुरू करते हैं वैसे ही करिए। बताइए, शेयर कैपिटल 40 लाख कहाँ आएगा? वही शेयर कैपिटल में, होल्डिंग का। व्हाट अबाउट सब्सिडरी 20 लाख? ये तो मुझे 80-20% करना होगा। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, हमने शेड्यूल वर्किंग कुछ नहीं बनाया है क्योंकि ओनली होल्डिंग का है। पीएनएल, कंसोलिडेटेड पीएनएल में, सब्सिडरी का तो सब्सिडरी में आ जाएगा, मतलब कि एनालिसिस के लिए। फिर नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। स्टार्ट करो। 40 lakhs, शेयर कैपिटल 40 lakhs, 100 वाले शेयर्स है, सो 40,000 shares of 100 each, 40 lakhs. होल्डिंग का शेयर कैपिटल 40 लाख, होल्डिंग का शेयर कैपिटल 40 लाख, होल्डिंग का शेयर कैपिटल 40 लाख, 40,000 shares of 100 each. सब्सिडरी की शेयर कैपिटल 20 लाख, 80 करिए। सब्सिडरी की शेयर कैपिटल 80%, 20% कर दो। बाय शेयर कैपिटल 80%, 16 lakh, बाय शेयर कैपिटल 20%, 4 लाख। ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या करूं? कैपिटल रिजर्व, मैंने उसका इधर वर्किंग क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सब्सिडरी में नहीं है ना, इसके लिए। नहीं तो बनाते थे। सब्सिडरी का कैपिटल रिजर्व होता था तो करते थे, कुछ नहीं है कैपिटल रिजर्व, तो सीधा मेन बैलेंस शीट में लिख देते, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में।
रिजर्व्स एंड सरप्लस, इनर कॉलम फॉल है। कोई बता सकते हैं वाई इनर कॉलम? बाद में देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से भी कुछ कैपिटल रिजर्व आएगा तो ऐड कर देंगे इधर, तो 2 लाइन छोड़ दो, 2-3 लाइन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में गुडविल होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर कंसोलिडेटेड पीएनएल, ये हमारा वर्किंग नंबर 3 है। ओके, सो कैपिटल रिजर्व 4 लाख, इनर कॉलम क्योंकि प्लस माइनस होगा, कंसोलिडेटेड पीएनएल। आगे चलते हैं। सो कैपिटल रिजर्व के बाद होल्डिंग कंपनी 32 लाख, सब्सिडरी 18 लाख। तो होल्डिंग कंपनी का 32 लाख तो इधर ही लिख दो, ओके। होल्डिंग कंपनी 32 लाख और सब्सिडरी 18 लाख का मुझे एनालिसिस करना है। सब्सिडरी मुझे एनालिसिस करनी है बाद में। सो 31 मार्च 17 क्लोजिंग है ना, ये पता है ना, इसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं। कितना है? 18 लाख। पता है ना, हम एनालिसिस करने वाले हैं पीएनएल की, तो हम एनालिसिस करने वाले हैं बाद में। एनालिसिस हम स्टार्टिंग में नहीं करते। 18 लाख की एनालिसिस करने वाले हैं। बाद में क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी 16 लाख, करंट लायबिलिटी भी 16 लाख, तो लिख डालो 16 लाख ईच। नॉन करंट भी 16 लाख है और करंट लायबिलिटीज भी 16 लाख है। ये सब बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। ओके, अब आगे जा रहा हूं, बट उसके पहले हम इधर टोटल मारेंगे जब रेडी हो जाएगा, और हमारी ये बैलेंस शीट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बरोबर है ना। बाद में पता है ना, हम लोग असेट्स लिखेंगे। बैलेंस शीट आगे जा रहा है। नॉन करंट असेट्स, वो टेंजिबल होगा। टेंजिबल में क्या आएगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसको हम फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं। इंटेंजिबल में कोई गुडविल है तो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद करंट असेट्स है तो वो आ सकता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा चैप्टर में।
आगे चले। Shall we go further? ओके, तो देखो मेरी लायबिलिटीज तो खत्म हो गई थी। अभी करंट, नॉन करंट 36 लाख। इन्वेस्टमेंट तो मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही आ जाएगा, इधर ही देख सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही लिखने वाला हूं, ठीक है। सो नॉन करंट अभी मैं बैलेंस शीट में 36 लिखेगा, एंड करंट असेट भी बैलेंस शीट में लिखेगा 74 लाख। $36 lakh and current assets 74 lakh. 36 lakh and 74 lakh. तो हमने पूरी बैलेंस शीट तो खत्म कर दी है। क्वेश्चन पेपर का भी एक भी ट्रांजैक्शन मैंने नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन पेपर का मैंने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं छोड़ा है। अब हम प्रॉफिट की एनालिसिस पर बात करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है और हम कैसे लिखेंगे। क्लियर? क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है और हम कैसे लिखेंगे। Shall I start? यदि आप मेरे साथ में आप चाहते हैं मैं स्टार्ट करूँ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, तो एस वर्ड लिखो। यदि आप चाहते हैं मैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करूँ तो एस वर्ड लिखो। वेरी गुड, 23 लोगों ने रिप्लाई कर दिया, वेरी नाइस। तो देखते हैं सबसे पहला इधर क्या लिखते हैं, जल्दी से बोलना। इधर क्या लिखते हैं, जल्दी से बोलो। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमको एडजस्टमेंट में से देंगे, ठीक है। और डेबिट में कुछ डिविडेंड दिया है हमने, वो भी देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस 12 लाख है। 30 सितंबर को फाइनल डिविडेंड दिया है, उसका मीनिंग भी देखेंगे। 15-16 माने लास्ट ईयर, करंट ईयर 16-17 है। एंड इंटरिम डिविडेंड भी दिया है, बट डेट देखना, ठीक है। 30 सितंबर है, 31 दिसंबर है, और ये ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस 12 लाख है। चलिए, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो 12 लाख है, ओके। और इधर डिविडेंड, डेट देख के लिखना होगा आपको। चेक करो डेट, क्या डेट है, 30 सितंबर। 30 सितंबर इधर है, वर्डिंग है। हम इसका मीनिंग देखेंगे, फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, ये अमाउंट है 360। और एक है 31 दिसंबर। यू नो डिविडेंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में होता है। इंटरिम डिविडेंड, इसके बाजू में लिखा है करंट ईयर। हम ये कल एडजस्टमेंट किया था, बट आज एक बार वापस सिखाने वाला हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंटरिम डिविडेंड फॉर करंट ईयर 180। दिस एडजस्टमेंट वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। तो ये हमारा पीएनएल है। फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। अब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने यूज नहीं किया है। नो मोर इंफॉर्मेशन लेफ्ट। क्लोज करो पीएनएल, सॉरी, क्लोज द पीएनएल। क्लोज द पीएनएल। क्या आप पीएनएल क्लोज करके मुझे बताना चाहते हैं कि क्या आएगा डिफरेंस। क्लोज द पीएनएल और बताइए ये डिफरेंस क्या है, कितना है। क्या डिफरेंस 1140 है। बाय करंट ईयर प्रॉफिट बताइए। अरे जल्दी बोलो ना, एक जन माइक में हाय आना।
बताओ मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया, जल्दी बताओ। 11,40,000। वेरी गुड, जो मैंने लिखा है सही है। चलो आगे जाते हैं। अब हम प्रॉफिट की एनालिसिस करनी है। देखो टेक्निकली तो मुझे प्रिंटेड फिगर 18 लाख की एनालिसिस करनी है, बट प्रिंटेड फिगर 18 लाख इज बिल्ट आउट ऑफ व्हाट? ओपनिंग 12 lakh, current 1140, that is 2340, minus 360 and 180 dividend, तो 18 lakh. So जब मैं 12 lakh, 1140, 360, 180 का एनालिसिस करता हूँ, इज एज गुड एज मैंने 18 लाख का एनालिसिस किया है। एक बात याद रखना, वी ऑलवेज एनालाइज प्रिंटेड बैलेंस शीट फिगर। क्या हम एनालिसिस शुरू करें? क्या हम एनालिसिस शुरू करें? एनालिसिस इज बेस्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, 1 अगस्त के पहले का प्री प्रॉफिट। सो ओपनिंग पीएनएल, बताइए मैं कहां लिखूं? बताओ मैं ओपनिंग पीएनएल कहां लिखूं? प्री में क्यों लिखा? प्री पीएनएल। प्री में क्यों लिखा? क्योंकि 1 अगस्त के पहले का है। फिर करंट ईयर पीएनएल, करंट ईयर पीएनएल, करंट ईयर पीएनएल। बताओ क्या करूं मैं? या आपको प्री पोस्ट में डिवाइड करना होगा बेस्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अगस्त। सो अप्रैल, ये जो 11,40,000 प्रॉफिट है ना, वो 1 अप्रैल 16 टू मार्च 17 है। तो उसमें से अप्रैल में जून जुलाई 4 मंथ प्री आएगा, एंड अगस्त टू नेक्स्ट मार्च 8 मंथ पोस्ट। पोस्ट मीन्स आफ्टर पोस्ट एक्विजिशन, आफ्टर वी बॉट दैट कंपनी का शेयर। प्री माने बिफोर वी बॉट दैट कंपनी का शेयर। तो 11,40,000 को 4:8 में डिवाइड करो। बताइए 4 मंथ का कितना होगा? 4:8। क्लियर? ओवर? चले आगे। अब हम डिविडेंड की बात करें। मैंने डिविडेंड कल समझाया था, लेकिन आज एक बार और सीख लेते हैं, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिविडेंड। डिविडेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, क्या लिखना बंद करो, जनरल बात सुनो। मैं डिविडेंड की एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं। रियल लाइफ में अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1/4/21 है, मार्च 22 को खत्म होगा, राइट? अभी जो चल रहा है ये करंट ईयर है रियल लाइफ में। और लास्ट ईयर कौन सा था रियल लाइफ में? जल्दी से बोलो। 1/4/20 टू मार्च 21, ठीक है? अब जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, वेरी गुड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से मुझे फाइनल डिविडेंड देना है। क्या बोला? फाइनल मतलब फाइनल डिविडेंड देना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट वाज वेरी गुड, और ये प्रॉफिट में से मुझे फाइनल डिविडेंड देना है। क्या आप लोग में से कोई बताना चाहते हैं प्रोसीजर क्या है? एंट्री नहीं पूछना हो, प्रोसीजर, प्रोसेस क्या है फाइनल डिविडेंड देने की? समवेयर डायरेक्टर्स रेकमेंड, क्या बोला? रेकमेंड, जिसको बोलते हैं प्रपोज फाइनल डिविडेंड। वो प्रपोजल 31 मार्च को रात को 12 बजे प्रपोज कर सकते हैं, अप्रैल में प्रपोज कर सकते हैं, मई में प्रपोज कर सकते हैं, जून में, जब प्रपोज करना है बोर्ड मीटिंग में प्रपोज करते हैं। दे कॉल ए बोर्ड मीटिंग, और डायरेक्टर बोलते हैं
मुझे लास्ट ईयर के लिए फाइनल डिविडेंड प्रपोज करना है, खाली प्रपोज करना है। सो डायरेक्टर हैज अ पावर ओनली टू प्रपोज फाइनल डिविडेंड। तुम्हारे में से कोई बोल सकता है एक्चुअल पेमेंट कब होगा? कोई एंट्री नहीं करते, प्रपोजल की कोई एंट्री नहीं करते हैं, कोई एंट्री नहीं करते हैं, खाली नोट्स अकाउंट में लिखते हैं वी हैव प्रपोज डिविडेंड। क्या आप में से कोई बता सकते हैं इसकी रियल पेमेंट कब होगी? और ये जो प्रपोज है वो फाइनल कब बनता है? जल्दी बोलो। वेरी बैड है, क्या तुम लोग पढ़ रहे हैं? ये जो प्रपोजल है वो फाइनल कब होगा? क्या आप में से कोई बोलना चाहता है कि ए डिवीजन है हमारी शान के खिलाफ है, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन आंसर नहीं देंगे, ऐसा कुछ है? वीडियो देखने वाले भी हंसेंगे कि सर किसको पढ़ा रही है। जब उनको पता चलेगा इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज को टॉप मोस्ट बच्चे को पढ़ा रहे तो क्या मानेंगे तुम्हारे बारे में? ये लाइव वीडियो है, कल से तो मैं यूट्यूब पर लाइव कर देगा। बोलिए इसकी पेमेंट कब होगी? आंसर एजीएम में। शेयर होल्डर की एजीएम होती है समवेयर इन अगस्त सितंबर। वो एजीएम में शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं और बाद में पे हो जाएगा और एंट्री भी कर देंगे डिविडेंड टू बैंक। ठीक है, सो शेयर होल्डर की एजीएम में। तो सुनना मेरी बात, ये मेरा रियल लाइफ में लास्ट ईयर का फाइनल अकाउंट था, प्रॉफिट वाज वेरी गुड। डायरेक्टर को फाइनल डिविडेंड देना है। प्रोसीजर ये है कि डायरेक्टर ओनली कैन रेकमेंड डिविडेंड, प्रपोज द डिविडेंड, दे कैन नॉट पे, नो पावर टू पे, नो एंट्री फॉर प्रपोजल। बट समवेयर इन अगस्त सितंबर शेयर होल्डर की एजीएम मिलेगी, उसमें वो डिविडेंड अप्रूव होके पे होगा। दैट मींस शेयर होल्डर्स जो भी डिविडेंड अप्रूव करता है एजीएम में एंड पे करते हैं वो हमेशा लास्ट ईयर के लिए ही होता है। टेल मी ट्रू और फॉल्स? ट्रू है तो टी लिखो चैट में, फॉल्स है तो एफ लिखो। मेरा स्टेटमेंट ये है कि शेयर होल्डर जो एजीएम में अप्रूव करता है और पे करता है वो ऑलवेज लास्ट ईयर का ही डिविडेंड होता है। राइट ट्रू और फॉल्स इन द chat. If you agree with this sentence T लिखो, if you don't agree F लिखो। 23 स्टूडेंट ने एग्री किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मुदीत, आयुषी, दीपम, प्रणीत एंड ऑल। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर भी है। ओके, आई फुल्ली अग्री, इतना तो मैं फुल्ली अग्री करता हूं। ठीक है, चलिए अभी मैं सिर्फ फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो फाइनल डिविडेंड है, हम लोग इसी फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं। हाँ, इधर आप देखिए हमारा ईयर करंट ईयर में 17 है। क्या हुआ है? फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर इज पेड। तो हम जो फाइनल डिविडेंड पे करते हैं वो हमेशा लास्ट ईयर का ही होता है, ऑब्वियसली लास्ट ईयर का ही होता है। मैंने लिखा भी है कि देखो ना, फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर पेड। अब मुझे उसकी एनालिसिस करनी है, मुझे बताओ क्या करूं, कैसे लिखूं? 30 सितंबर फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। करंट ईयर के एजीएम में जो भी फाइनल डिविडेंड होता है वो लास्ट ईयर का ही होता है। फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, द वर्ड फाइनल डिविडेंड इटसेल्फ इंडिकेट्स लास्ट ईयर। और मैंने प्री कॉलम में लिखा, आप में से कोई बता सकते हैं मैंने प्री कॉलम में क्यों लिखा है? आप में से कोई बता सकते हैं मैंने प्री कॉलम में क्यों लिखा है? सर क्योंकि उससे पहले ही दे दिया होगा। या नहीं, क्योंकि वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट यूज हुआ था, इसके लिए। ये जब डिविडेंड गया तो प्रॉफिट तो यूज होता है ना, और कौन सा प्रॉफिट यूज हुआ है मेरा? लास्ट ईयर का प्री प्रॉफिट। ऐसा ये 12 लाख है ना, उसमें से डिविडेंड गया, मीनिंग ऐसे बनता है। क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? अच्छा, माइनस क्यों लिखा? माइनस क्यों लिखा? क्योंकि डेबिट में है ना, क्रेडिट है वो प्लस करते, उसमें से डेबिट माइनस करते हैं। अल्टीमेटली तो मुझे 18 लाख की एनालिसिस करनी है। बट ये प्री कॉलम में क्यों लिखा समझ में आया? समझ में आया तो एस वर्ड लिखो। प्री कॉलम में क्यों लिखा समझ में आया तो एस वर्ड लिखो। वेरी गुड, 23 लोग को समझ में आया, क्योंकि वो लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट यूज हुआ है। इनफैक्ट ये 12 लाख में से ही प्रॉफिट यूज हुआ है। ठीक है, अब इंटरिम डिविडेंड समझा रहा हूं। अब मेरी बात सुनना, अब मैं आपको इंटरिम डिविडेंड समझा रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना अच्छी तरह से। मैं आपको इंटरिम डिविडेंड क्या है वो समझाने जा रहा हूं।
सुनना, रियल लाइफ में लास्ट ईयर था 2021 और करंट ईयर है 1/4/21 टू March 21. आज सेकंड, राइट, दैट मीन्स 3 months ओवर हो गया, 3 month ओवर हो गया. सेम कल का एग्जाम्पल मैं रिपीट करूं क्या? वही एग्जाम्पल, चलो वही एग्जाम्पल रिपीट करता हूं. सुनना मेरी बात, अभी करंट ईयर है, हम 2 जुलाई को है. ये प्योर एग्जाम्पल है, लाइव वीडियो है. तो वीडियो देखने वाले ऐसा कुछ मत समझना कि भाई मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं. नो, प्योर टू मेक द सम एंड द टॉपिक लाइटर हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं. ओके, आज रात को क्या हुआ था? मुकेश अंबानी को बाबा रामदेव सपने में आया था. तो ना बाबा रामदेव को बुरा लगाना है, ना मुकेश अंबानी को बुरा लगाना है. अब फिर भी वो लोग मेरे पर बुरा लगागे तो उनकी नहीं, मेरी पब्लिसिटी बढ़ेगी. ठीक है? हाँ या ना? बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अरे बोलो. बाबा रामदेव और मुकेश अंबानी मेरे पर गुस्से हुआ था तो मेरी पब्लिसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी. नेगेटिव पब्लिसिटी बोलते हैं उसको, बट बढ़ेगी. एनीवे, सो रात को मुकेश अंबानी को बाबा रामदेव प्रसन्न हो गया और बोले कि तुम्हारा जियो चल पड़ेगा, कुछ अच्छा काम कर, तुम्हारा रिटेल भी चल पड़ेगा एंड रिलायंस बहुत तरक्की करेगा. तो मुकेश अंबानी पूछता है, अच्छा मुझे क्या करना चाहिए? तो बोलता है अपने भक्त लोगों का आशीर्वाद लो. बोलता है मेरा तो कोई भक्त नहीं है. तो बाबा रामदेव बोलता है अरे तुम्हारे शेयर होल्डर ही तो तुम्हारा भक्त लोग है, फॉलोअर है, उसका आशीर्वाद ले लो, उनको खुश कर दो. तो मुकेश अंबानी बोलते हैं कि हमारे शेयर होल्डर कब खुश होते हैं? तो बाबा रामदेव बोलते हैं जब उनको धन की वर्षा करो उनके ऊपर तो खुश हो जाएंगे. मतलब उनके जेब में कुछ पैसा डालो. फिर आज ही सुबह सुबह में, अभी तो कितना अपना 7-8 बजा है मॉर्निंग का, राइट, 8:11 है. आज ही 12 नून को रिलायंस कंपनी ने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई है. और ये मीटिंग में क्योंकि प्रॉफिट फॉर 3 month वाज वेरी गुड, प्रॉफिट फॉर 3 month वाज वेरी गुड, एक डिविडेंड पे करने वाले हैं. वो डिविडेंड का नाम है इंटरिम डिविडेंड. सो बताइए, इंटरिम डिविडेंड देने का पावर किसको पास है? पे करने का पावर किसको पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. सो व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द करंट ईयर out of current year profit even before the year is over. Power to declare interim dividend is always with the board. Interim dividend में कौन सा profit use होता है? First day of the current year to the date of dividend. Is that point clear? एक जन माइक में बताओ, interim dividend में कौन सा profit use होता है? interim profit में, interim dividend के लिए कौन सा profit use होता है? First day of the current year to the date of dividend. Is that point clear? जल्दी बोलो. इंटरिम डिविडेंड में कौन सा प्रॉफिट यूज होता है? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द करंट. देखो, रियल टेक्निकल मीनिंग अलग है. एनी डिविडेंड बिटवीन 2 AGM इज अ इंटरिम डिविडेंड. बट हमारे अकाउंटिंग मीनिंग के लिए इंटरिम डिविडेंड मींस डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट इवन बिफोर द ईयर इज ओवर एंड प्रॉफिट यूज्ड इज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डिविडेंड. ये बैकग्राउंड के साथ अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. हमने इंटरिम डिविडेंड दिया कहां से, कब है? 31/12 को इंटरिम डिविडेंड फॉर करंट ईयर. दिमाग लगा के कोई मुझे बोलो, इंटरिम डिविडेंड में कौन सा प्रॉफिट यूज हुआ है? पीरियड बताओ. इंटरिम डिविडेंड में कौन सा पीरियड का प्रॉफिट यूज हुआ है? डेट. इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड में कौन सा पीरियड का प्रॉफिट कब से कब तक का यूज हुआ है? मैं बोलूं 1 अप्रैल 16 से लेके 31/12/16 का प्रॉफिट यूज हुआ है. कितने लोग में से एग्री करते हैं? ए वर्ड लिखो. मैंने बोला इंटरिम डिविडेंड इज गिवन ऑन 31/12/16. इंटरिम डिविडेंड मींस डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द करंट ईयर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर द ईयर इज ओवर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. 23 लोगों ने मेरे से एग्री किया है. अब आप प्री पोस्ट कैसे एनालाइज करेंगे? दिमाग लगा के बोलना. How will you analyze pre-post? Don't say 4 month, 8 month. वो तो 12 month का है. ये तो 12 month ही नहीं है. अप्रैल टू दिसंबर 12 month ही नहीं होता है, 9 month होता है. अप्रैल टू दिसंबर 12 month ही नहीं होता है. तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 4 month प्री. अगस्त, सितंबर, अगस्त में कंपनी ले लिया है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
5 मंथ पोस्ट। सो इसका प्री पोस्ट 4 मंथ 5 मंथ होगा। कितने लोग को समझ में आया? वाई वर्ड टाइप करो, समझ में आ गया तो यस वर्ड टाइप करो। सो 4 मंथ 5 मंथ में इंटरिम डिविडेंड एनालाइज होगा। अप्रैल में जून जुलाई का प्री होगा क्योंकि वो प्रॉफिट यूज हुआ है, एंड एनीथिंग बिफोर अगस्त इज प्री। आयुष को तो समझ में आ गया, बाकी के लोग को समझ में आ गया कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, एक जन नहीं लिखा यस। सो इंटरिम डिविडेंड इज ऑलवेज फॉर करंट ईयर, interim dividend is always for current year, interim dividend is always for current year. So profit use is from first day of the year to the date of dividend. So April, May, June, July pre है, August, September, October, November, December post है, 4 and 5. Don't say 4 and 8, 12 क्योंकि 12 मंथ ही नहीं हुआ है। इंटरिम डिविडेंड जब डिक्लेयर हुआ है तब 9 मंथ का पीरियड खत्म हुआ था। ठीक है, चलो डिवाइड कर दो। कितना डिविडेंड था? इंटरिम डिविडेंड 180 को 4 मंथ 9 मंथ में डिवाइड कर दो। इंटरिम 9 मंथ में डिवाइड कर दो। 1,80,000 को 4 मंथ 9 मंथ में डिवाइड कर दो। 4 मंथ एंड 9 मंथ में डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। अब इसका टोटल मारो। क्या लग रहा है, बिना टोटल किए मुझे बता सकते हैं कि जो प्री पोस्ट का कंबाइंड टोटल कितना होगा? जल्दी से बोलो, टोटल लिखो, बिना टोटल करे टोटल लिखो। प्री पोस्ट का कंबाइंड टोटल कितना होगा? चैट में वर्ड लिखो। प्री पोस्ट का 18 लाख। सही जवाब। किसने जवाब दिया है? आयुषी। आयुषी, तुम अच्छे पढ़ती है। आयुषी, मैंने कल ही बोला था ना भी तुम अच्छे पढ़ती है। क्यों अच्छे पढ़ती है? क्योंकि तुम पहले से अभी लेक्चर अटेंड करती है। ये 18 लाख का फिगर कहां से लाए? सही है आपका आंसर। प्रिंटेड बैलेंस शीट, because what we analyze is this printed balance sheet 18 lakh. वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलो टोटल मारो। सो ये हो गया 860 और ये कितना हो गया 12, 360 माइनस में। बी केयरफुल टोटलिंग करने में। चेक कर लो टोटलिंग जरा। ये क्या हुआ? टोटलिंग चेक किया? वो माइनस होगा ना इंटरिम डिविडेंड। मैंने माइनस नहीं किया क्या? हाँ 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 हाँ, बराबर है, यू आर राइट। मैं वही सोच रहा था, वेर आई वेंट रॉन्ग। डिविडेंड डेबिट में ना पेमेंट में माइनस लिखना था, मैंने माइनस नहीं लिखा, वो मेरा गलत था। यू आर वेरी राइट। या डिविडेंड डेबिट में है ना पेमेंट है, प्रॉफिट यूज हुआ है, माइनस करना है, मैं गलती से प्लस कर दिया था। एनीवे हम लोग पकड़ा ही जाते थे। कैसे? क्योंकि जब मैं टोटल चेक करता था ना कि ये दोनों का टोटल 18 लाख होता है कि नहीं, तो मैं पकड़ा गया, वही कर रहा था मैं। दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग। ये 18 लाख है, ये 18 लाख इज नथिंग, बट ये वाले 18 लाख पीएनएल वाले, क्योंकि हम उसी को तो एनालाइज करते हैं। चलिए आगे चले, खत्म नहीं हुआ है हमारा। चले आगे। होल्डिंग का कितना था? 80%, माइनॉरिटी 20%। करिए जरा। 11,40,000 का 80%, 9,12,000, 20% 228। सेम पे 660 का 80%, 912 and 228। ऑलराइट, बोलो अभी कहां लिखेंगे? बोलो होल्डिंग का प्री कहां लिखूं? होल्डिंग का प्री कहां लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट में।
और होल्डिंग का पोस्ट पीएनएल में, माइनॉरिटी का तो उसको दे दो, कॉमन लिखो। होल्डिंग का प्री 912, आप वर्ड प्री प्रॉफिट लिख सकते हैं या तो कैपिटल प्रॉफिट लिख सकते हैं। प्री प्रॉफिट या तो कैपिटल प्रॉफिट कितना था, 912 ना। होल्डिंग का प्री प्रॉफिट, बाद में होल्डिंग का पोस्ट फ्रॉम सब्सिडियरी 528 एंड माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में कंबाइन कर दो ना, 228 प्लस 132, कितना हो गया 360, यस 360। सो होल्डिंग का प्री, होल्डिंग का पोस्ट, माइनॉरिटी का 228 132 कंबाइन करके, खत्म नहीं हुआ, डोंट टोटल अप। अभी एक और पॉइंट समझाना बाकी है, वो मैंने कल के प्रॉब्लम कवर नहीं किया था। कल मैंने ऐसा एडजस्टमेंट लिखा था, ऑल द डिविडेंड वे करेक्टली ट्रीटेड बाय बोथ द कंपनी, लेकिन अभी हमारे को कुछ अलग एडजस्टमेंट है। वी हैव सम एडजस्टमेंट, रुकिए आगे चलूं। आर यू ऑल रेडी? रेडी है तो आल करो, क्योंकि नया एडजस्टमेंट एक बाकी है समझाना, मैंने अभी तक समझाया नहीं है आपको। स्टार्ट करूं? देखो अभी ध्यान से सुनना। ऑल द कल मैंने एडजस्टमेंट लिखवाया था सब में कि ऑल द डिविडेंड्स में करेक्टली ट्रीटेड, तो चिंता नहीं था, लेकिन आज अलग है। ऑल डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग वर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस। होल्डिंग को जितना भी डिविडेंड मिला है उसने उसे एज ए इनकम पीएनएल में लिख दिया है, और ये गलत किया है उन्होंने। कोई बता सकता है क्या गलत किया है? होल्डिंग को दो जात का डिविडेंड मिला था, कुछ प्री डिविडेंड मिला था, कुछ पोस्ट डिविडेंड मिलता है। अभी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इन द रेसिपिएंट कंपनी? जो भी गड़बड़ है वो रेसिपिएंट कंपनी में। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इन रिसीविंग कंपनी, दैट इज होल्डिंग कंपनी। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इन द होल्डिंग कंपनी? सब्सिडरी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो डिविडेंड पीएनएल में लिख दिया था। जो भी गड़बड़ है होल्डिंग कंपनी रिसीविंग कंपनी में है। आप बता सकता है, मिस्टेक मत निकालना। व्हाट इज अ ट्रीटमेंट? मुझे खाली ट्रीटमेंट बताओ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर लास्ट ईयर का याद करो। आंसर सुनो, जब भी हमें डिविडेंड मिलता है एज ए इन्वेस्टर, मुझे देखना होता है वो प्री डिविडेंड है या पोस्ट डिविडेंड है। प्री डिविडेंड मतलब पहले के प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला है कि पोस्ट प्रॉफिट में से मिला है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। क्या आप बता सकते हैं प्री डिविडेंड होल्डिंग कंपनी कहां लिखना चाहिए? मुझे जब बैंक टू डिविडेंड मिलता है, क्या वो प्री डिविडेंड पीएनएल में जाएगा कि और किधर जाएगा? अकाउंटिंग में। देखता हूं, माइक में बोलो, यहां चलो ये चैट में लिखो। प्री डिविडेंड जब मुझे मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, वो पीएनएल में नहीं जाता है। कौन से अकाउंट में जाता है? चैट में लिखो या तो माइक में बोलो। होल्डिंग को या इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट अकाउंट शब्द याद करो। इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से बताना ये आंसर। इन्वेस्टर को जब प्री डिविडेंड मिलता है, प्री डिविडेंड किसको बोलते हैं? हमने वो कंपनी का शेयर खरीदा है उसके पहले का प्रॉफिट में से। तो इन्वेस्टर कहां मैच करता है? तो पीएनएल में नहीं लिखता। हमने शेयर खरीदा, बाद में जो प्रॉफिट वो कंपनी कमाने वाली है उसमें से डिविडेंड मिलता है, वो पोस्ट डिविडेंड होता है। पोस्ट डिविडेंड पीएनएल में जाता है। पोस्ट डिविडेंड इन्वेस्टर पीएनएल में क्रेडिट करता है, बट प्री डिविडेंड कहां क्रेडिट करता है? वेरी गुड, 23 स्टूडेंट ने सही जवाब लिखा है। एटलीस्ट दीपम का तो मुझे आंसर सही दिखता है, बट 23 लोगों का नाम नहीं दिखता है। एंड सही आंसर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। याद रखना, प्री डिविडेंड है ना, वो इन्वेस्टमेंट में मैच होता है, एंड पोस्ट डिविडेंड अपने पीएनएल में जाता है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिसीविंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी को या कोई भी इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलता है, उसको देखना होता है वो पोस्ट डिविडेंड है कि प्री डिविडेंड है। जूने प्रॉफिट में से होता है तो इन्वेस्टमेंट में जाता है, नए प्रॉफिट में से पीएनएल में जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एस वर्ड टाइप करो, एस माने कॉन्सेप्ट समझ में आया?
मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, बुक कीपिंग बाद में। ओ 23 लोगों ने लिखा है सही कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी इन्वेस्टर, यहाँ इन्वेस्टर होल्डिंग कंपनी है, जब भी इन्वेस्टर को प्री डिविडेंड मिलता है वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, पोस्ट डिविडेंड पीएनएल में जाता है। अब तुम्हारे में से कोई बताना चाहते हैं ये एडजस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? माइक में से बोल के। तनिष्क ने भी सही समझाया, अनिकेत ने भी सही समझाया, अंश ने भी सही समझाया, बहुत अच्छी बात है। आयुषी भी, आयुषी तो अच्छी पढ़ रही है, बस ब्रिलियंट हो गई है कुछ सडनली। लगता है वैकेशन में उसने बहुत अखरोट, अखरोट माने वॉलनट खाए हैं। क्या आयुषी अपने वैकेशन में कुछ वॉलनट वगैरह ज्यादा खा लिए? बादाम, वॉलनट, दिमाग चलने वाली बातें। यस आयुषी? नहीं बोलेगी? ओके, यहाँ जोर से बुलाइए। हाँ नहीं सर। नहीं तो फिर क्या ये आमरस की कमाल है, मैंगो जूस की? हाँ हाँ, अरे मैं तो कितना मैंगो जूस खाया, मेरे को तो 90% आज तक नहीं आया। एनीवे, इसकी कोई मुझे इंपॉर्टेंस बता सकते हैं ये एडजस्टमेंट का? मैंने रेड कलर से जो अंडरलाइन किया, कोई वो एडजस्टमेंट का कोई मीनिंग बता सकते हैं? ऑल डिविडेंड्स received by holding company were recognized as a income in P&L। मुझे ये डिस्कम्फर्ट दे रहा है ये सेंटेंस, मैं माइक में चाहता हूँ कोई आंसर दे। तो शायद ऑल द dividend डिविडेंड, होगा। हाँ जोर से बोलो Dividend- प्लीज प्लीज। सर डिविडेंड भी डिवाइड होगा इन्वेस्टमेंट और पीएनएल के अंदर। बट ये हमको एंट्री हो गई है, करनी नहीं है एंट्री। यदि ये एंट्री सही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत है तो मुझे रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। क्लियर? सुनना मेरी बात सुनना। होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिल गया है, एंट्री थोड़ी करनी है, अभी थोड़ी चेक आ रहा है। होल्डिंग कंपनी ने एंट्री ऑलरेडी कर दिया है बैंक टू डिविडेंड, और वो पीएनएल में लिख दिया है। अब प्रॉब्लम ये है, होल्डिंग कंपनी ने प्री डिविडेंड को भी पीएनएल में लिखा है, पोस्ट डिविडेंड को भी पीएनएल में लिखा है। अब बताइए मैं क्या करूं? जो प्री वाले डिविडेंड को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कर रहा है, कहां से कहां हटाओ के ट्रांसफर कर दूं? कौन जवाब दे रहा है ये बात सही? सर डिविडेंड अकाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। हाँ, डिविडेंड मतलब पीएनएल से इन्वेस्टमेंट में, राइट। किसने आंसर दिया? दीपम सही बोल रहा है। देखो, हमको अभी डिविडेंड मिल नहीं रहा है, डिविडेंड हैज ऑलरेडी कम ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑल द डिविडेंड वेर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम। तो पोस्ट डिविडेंड को एज एन इनकम पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया, वो सही है, लेकिन प्री डिविडेंड को भी पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर दिया, वो गलत है। तो हमको होल्डिंग कंपनी को रेक्टिफाई करना होगा, पीएनएल में से माइनस करके प्री डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना होगा। ठीक है, ये बात लिखते हैं, चलो नोट्स में लिखते हैं ये बात। चलिए अब भी लिखो, मैं भी लिखता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी थियरी कॉन्सेप्ट की नोट्स में बाद में देने वाला हूं, वो आपको मैं पीडीएफ या कुछ पोस्ट करेगा आपके ग्रुप पर, आप कॉपी कर देना। ठीक है, कल ये एडजस्टमेंट क्यों नहीं आई थी पता है आपको किसी को? कल मैंने क्या सेंटेंस लिखा था डिविडेंड के नीचे, याद है? ऑल द डिविडेंड्स वर करेक्टली ट्रीटेड बाय बोथ द कंपनी। अभी आप अपना प्रॉब्लम में देखो, बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, इधर लिखो, एच लिमिटेड हैज wrongly credited pre-dividend in profit and loss. Hence, H Limited has to rectify. The entry is, आप एंट्री बताओ किसने सही बताया था, कौन सी एंट्री है? होल्डिंग कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से हटा के इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देगी। होल्डिंग को डिविडेंड मिल गया है, लेकिन वो गलती से वो लोग ने पीएनएल में लिख दिया, प्री भी पीएनएल में लिखा, पोस्ट भी पीएनएल में लिखा। So H Limited has wrongly credited pre-dividend in P&L account. Hence H Limited has to rectify. That means डिविडेंड की एडजस्टमेंट में हमेशा हमको H Limited की बुक में भी देखना होता है, उन्होंने सही ट्रीटमेंट किया है तो नो प्रॉब्लम, गलत है तो आपको रेक्टिफाई करना होगा। कल के प्रॉब्लम में सही ट्रीटमेंट था, मैंने पेपर में ही दिया था कि ऑल द डिविडेंड्स आर ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना है?
प्री डिविडेंड कितना है? अमाउंट देखो, प्री का अमाउंट, प्री का अमाउंट बताइए। प्री का टोटल प्री डिविडेंड कितना है? प्री, हाँ खाली प्री, खाली प्री का बताओ अमाउंट कितना है? 360 एंड 180 है ना प्री। उसमें से होल्डिंग को कितना मिला होगा? पूरा थोड़ी होल्डिंग को मिला, होल्डिंग का शेयर तो 80% है ना, तो पता है अमाउंट कितना होगा? 80%। प्री डिविडेंड कितना था? 360 प्लस 80 का प्री डिविडेंड था। तो होल्डिंग को तो 80% मिलता है, बाकी माइनॉरिटी को मिलता है। माइनॉरिटी को तो प्री पोस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। सो 440 का 80%। कितने लोग को अमाउंट समझ में आया? अमाउंट, अमाउंट समझ में आया? ओके वर्ड लिखो। अमाउंट की खाली बात करो, अमाउंट, अमाउंट समझ में आया तो ओके वर्ड लिखो। मैं वापस बोलता हूं अमाउंट कैसे लाया। देखो प्री कॉलम देखना, प्री कॉलम एक 360 है और इंटरिम में से भी तो 80 प्री है ना, इंटरिम में से भी 80 प्री है और फाइनल में से 360 है। सो टोटल हो गया 440। उतना प्री डिविडेंड सब्सिडरी ने डिक्लेयर किया था, बाकी पोस्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो मुझे होल्डिंग को सब थोड़ी मिलता है, मेरा शेयर तो 80% है। सो 440, 360 प्लस 80, 440 का 80%। माइनॉरिटी को कुछ नहीं करना है। एक स्टूडेंट सोच रहा है माइनॉरिटी क्या करेगा, उसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कितने लोगों को समझ में आया? ओके वर्ड टाइप का एक भी ओके नहीं आया है। अमाउंट नॉट वन ओके, तो माइक में बोलो ना नहीं समझ में आया तो। एक भी ओके वर्ड नहीं आया। आया 23। देखो 360 एंड 80, 440 का प्री डिविडेंड दिया है, 80% मिला है। पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, सो रेक्टिफिकेशन करो, लेस प्री डिविडेंड 352। अब ये सम पूरी तरह से खत्म हुआ है। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में बाय प्री डिविडेंड, $352। Now the sum is over in all respect. सम पूरी तरह से खत्म हो गया। अब सम टोटलिंग करके खत्म करो। सम इज ओवर इन ऑल रिस्पेक्ट, सम इज ओवर इन ऑल रिस्पेक्ट। कम ऑन खत्म करो। गुडविल या तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो। बोलो अभी कितना है? ये 36 लाख है। बताओ गुडविल कितना है? बताओ गुडविल कितना है? इज दैट 736? हाँ, क्या गुडविल का आंसर 736 है? बोलिए ना। यस सर। 736 गुडविल है। अच्छा माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताइए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? $760,000। ओके, कंसोलिडेटेड पीएनएल बताइए। कंसोलिडेटेड पीएनएल $3376 राइट है। टोटलिंग चेक करो, ठीक है। तो लिखे हम लोग कंसोलिडेटेड पीएनएल 33,76,000। चेक कर देना। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट 760, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 760। अच्छा ये बताइए गुडविल 736 कैसे लिखूं? सोच के आंसर देना। गुडविल कैपिटल रिजर्व से माइनस कर दो। कैपिटल रिजर्व ओनली 4 लाख है, तो फिर भी 336 बचेगा, वो फिर एसेट में आएगा।
सो कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल आर ऑपोजिट टू ईच अदर। गुडविल है तो कैपिटल रिजर्व नहीं होता है, कैपिटल रिजर्व है तो गुडविल नहीं होता है। तो मैं गुडविल 736 माइनस करता हूं तो बताए ना क्या बचेगा, पता है? -336 बचेगा, वो गुडविल असेट में लिखेगा, इधर कुछ नहीं आएगा। सो गुडविल असेट में कितना आ जाएगा? 336 एक्स्ट्रा। 736 में से 4 लाख कैपिटल रिजर्व माइनस हो गया, 736 गुडविल में से 4 लाख कैपिटल रिजर्व माइनस हो गया, तो एक्स्ट्रा गुडविल 336 असेट में आ जाएगा। अब बैलेंस शीट टैली कर दो। सो फाइनल कैपिटल रिजर्व आउटसाइड में कुछ भी नहीं होगा। रिजर्व सरप्लस का हेड है 33,76,000, रिजर्व सरप्लस का फाइनल आंसर है 33,76,000। अब बैलेंस शीट टैली करो अभी। $1,13,36,000, 1,13,36,000। Total of the balance sheet 1,13,36,000, 1,13,36,000। तो हमारी बैलेंस शीट टैली क्यों हो रही है? क्या आप में से कोई बता सकता है हमारी बैलेंस शीट टैली क्यों हो रही है? अबे तो होगी ना टैली, तो हम डेबिट क्रेडिट ठीक से। देखो मैं अभी भी वापस बोलते जाता हूँ, प्लीज तुम्हारे में से किसी ने पहले का कोई भी लेक्चर मिस किया है वीडियो देख लो, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। आप एक बार मिस कर दिया मेरे साथ में, पहले से नहीं चल। ये तो देखो स्टार्टिंग की एडजस्टमेंट, आगे बहुत एडजस्टमेंट डीप में जा रहे हैं हम लोग ये टॉपिक, क्योंकि हम प्रोफेशनल एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं आपको, ACCA, CPA, CA, CS, CMA एंड MBA के हिसाब से। ये टॉपिक 11 से MCOM तक है, वहां डीप में MCOM में भी नहीं पढ़ाते हैं। इसके थियरी नोट्स भी मैं आपको PDF देगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी। क्या आपके कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। नो सर। कितने लोग को ये सम समझ में आया था? कितने लोग को ये सम समझ में आया है? अबे यार, कितने लोग को सम समझ में आया है तो ओके वर्ड लिखेंगे। ओके समझ में आया तो ओके वर्ड लिखो। ओके 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 ओके। नहीं आया, एक भी ओके नहीं आया अभी तक। हाँ, मुदीत का आंसर सबसे पहले था, फिर अनिकेत भी था, दीपम भी है, अंश भी है, अंश से खाली के लिखा, ऋत्विक भी है, सब लोग है। मतलब मैंने इतना नाम जो मेरे को दिख रहा है उतना बोला मैंने। तो 23 लोग मेरे साथ में हैं। क्या हम लोग वीडियो बंद करें, रिकॉर्डिंग बंद करें? मतलब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। वीडियो देखने वाले वीडियो डाउनलोड करना, 1.2 1.3 की स्पीड पर देखना।